अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आज हम एक खुशगवार मौत किताब जो कि एल्बर्ट कैमू की हैप्पी डेथ बुक का उर्दू तर्जुमा है, उसका 8वां और आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में बादाम के दरख्त फलों से लद जाते हैं। मार्च में आड़ू और नाशपाती और सेब के दरख्तों पर शगुफे फूट रहे थे। अगले माह दरियाओं में आबशारों में पानी का बहाव बढ़ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली हालत में वापस आ गया। मई के शुरू में जवार बाजरे की फसल की कटाई हुई। जून के माह में नाशपाती एक बड़ी फसल होती है। फिर गर्मियों की शिद्दत बढ़ी। झील दरिया खुश्क होने लगे, मगर इधर खेत खलियान में कपास की खेती तैयार थी। खुश्क गर्मी हो चली थी। जंगलों में खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली। फिर अचानक रुत बदली। जल्द ही अंगूर की फसल खत्म हो गई। सितंबर और अक्टूबर की बारिशों ने तपती धरती की प्यास बुझाई। गर्मी के खत्म होते ही नई बू आना शुरू हो गई। इसके साथ ही नदी नाले भी पानी से भर गए। जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, साल के आखिर में चंद खेतों में गंदम की पू फट रहे थे। दूसरे खेतों में दहकानों ने हल चलाने शुरू कर दिए थे। कुछ हफ्तों के बाद बादाम के दरख्तों पर फिर सफेद फूल नीले आसमान तले अजीब नजारा पेश कर रहे थे। नया साल शुरू हो गया था। तंबाकू काट की गई थी। अंगूर की बेलें लगाई गई थी। नए दरख्त उगाए गए। फलों की भरमार थी। हर खाने की मेज पर रंगदार खट्टे मीठे खुशबूदार मजेदार फलों से भरी होती थी। लोग खूब मजे ले लेकर अंजीर नाशपाती और आड़ू खा रहे थे, मगर इसी दौरान मरसा पहली मर्तबा साहिब फराश हो गया। बिस्तर पकड़ लिया। सीने की जकड़न ने उसे 1 माह तक अपने कमरे में कैद कर रखा। जब वो कदरे ठीक होकर बाहर निकला तो पूरा इलाका फूलदार दरख्तों से घिरा हुआ था। इससे पहले कभी भी मौसम बहार ने उस पर इतना असर नहीं किया था। अपनी सेहतयाबी की खुशी में वो रात काफी देर तक टहलता रहा। घूमते फिरते वो दूर निकल गया, वहां जहां से टपासा के खंडरात शुरू होते हैं। हर सू गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। वो बुलंदी पर था। नीचे समंदर मौजें मार रहा था। पूरा इलाका रात की खामोशी में चांदनी में नहा रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारी कायनात को चांद ने अपनी दूधिया रोशनी में लपेट रखा हो। इन्हीं लम्हात में मरसा को अपनी जिंदगी से दूरी महसूस हुई। वो हर शय से लाताल्लुक सा लग रहा था, माहौल से कटा हुआ। ये वो वक्त था जब उसे एहसास हुआ जैसे उसे नरवान हासिल हो गया हो। उसे अपने आप को खोकर सब कुछ मिल गया हो। उसे अब वो अमन और अमान और सुकून मिल गया जिसकी उसको तलाश थी। ये सब कुछ उसे सब्र से हासिल हुआ था। अपने आप को दुनिया से ला ताल्लुक करके वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसे खुद अपने कदमों की चाप अजनबी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि मानूस भी, मगर मानूस इस तरह जैसे किसी शख्स को देख के एहसास तो हो कि इसे कहीं देखा है, कौन है, पर ये याद ना आ रहा हो। एक मानूसी अजनबी। अब वो अपनी हर बात को अपने से अलग करके, अपने जिस्म से अलग करके सोच रहा था। अपने तमाम अमाल खुशी की तलाश प्यास में किए गए उसको अजनबी लग रहे थे। जैगरियो की जख्मी खोपड़ी से भेजे का बाहर निकलना, दुनिया से बुलंद घर, उसकी बीवी, उसकी उम्मीदें और उसके नाखुदा सब कुछ उसके सामने थे। मगर उनकी अहमियत उसके सिवा कुछ नहीं थी कि जैसे वो सब सिर्फ याद रह जाने वाली हकायत हो। वो उसकी अपनी जिंदगी की हकायत थी, मगर यूं जैसे किसी और ने तहरीर की हो। पहली मर्तबा उसे अपनी तबीयत में इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि दर हकीकत वो मुहिम जूद तबीयत का मालिक है। ताकत की ख्वाहिश, दुनिया से ताल्लुक़ रखने की जिबिल्ली काबिलियत, ताल्लुक़ बगैर किसी नफरत, नाराज़गी या अफसोस के। एक चिकने चट्टान पर बैठे हुए वो मरमरीन पत्थर पर हाथ फेर रहा था, तो उसे उस चांदनी रात में लूसी का चेहरा नजरों में घूम गया। उसके होंठों की गर्मी, ऊपर चांद उसकी सोच पर मुस्कुरा रहा था। नीचे समुद्र की लहरें मचल रही थी। वर्षा को अपनी किस्मत और जिंदगी पर मुकम्मल होने की मोहर लगती दिखाई दे रही थी। लिहाजा
اب کے بعد سے اس ساری کوشش صرف خوشی حاصل کرنے کی ہوگی۔ خوشی سب سے بڑی سچائی ہوگی۔ وہ گرم سمندر میں ڈوب کر اپنے آپ کو کھو دینا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ پا سکے۔ اس نے کپڑے اتارے، پہاڑی سے نیچے آیا، سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے جسم کی گرمی اور سمندر کے پانی کی گرمی یکجاں ہو گئے۔ چاند کی چاندنی میں نہایا تاکہ ماضی بالکل دھل جائے۔ اس طرح خوشی کے ترانے کو وہ گنگنائے۔ سمندر میں تیرنے کے دوران اس کے جسمانی حرکتوں سے پانی میں ہلچل ہو رہی تھی، موسیقی پیدا ہو رہی تھی۔ اس مستی میں وہ ساحل سے کافی دور نکل گیا۔ اچانک اسے سمندر کی گہرائی کا خیال آیا۔ سمندر کی تہ کی انجانی دنیا اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو گہرائی کے حوالے کر دے، مگر پھر اپنے جسم کے تیرنے کی طاقت پر بھروسہ کر کے اس نے اور زور و شروع سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ ساحل پر واپس آ گیا۔ اسے اب سردی محسوس ہو رہی تھی، اس کے دانت سے دانت بج رہے تھے۔ اس نے ساحل پر کپڑے بدلے، حالانکہ وہ سردی سے کانپ رہا تھا مگر وہ خوشی سے ہنس بھی رہا تھا۔ گھر واپسی پر اسے چکر آ رہے تھے، اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے چٹانوں کا سہارا لیا، جھاڑیوں کو پکڑتے وہ بڑی مشکل سے گھر تک پہنچا۔ اس کا وہ جسم جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے سمندر میں خوشی اور مستی دے رہا تھا، اب اسے دکھ اور کمزوری میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سوچا شاید چائے پینے سے اسے کچھ آرام آ جائے گا۔ اس نے جیسے تیسے گندے سے برتن میں چائے کا پانی ابالا، مگر چائے اتنی واہیات بنی کہ اس نے اس کی طبیعت اور خراب کر دی۔ اب اسے متلی آ رہی تھی، وہ بستر پر پڑ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے کو کوئی جکڑ رہا ہو۔ وہ کھانستا رہا، بلغم تھوکتا رہا۔ بلغم میں خون کی آمیزش تھی۔ مرسا کے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ سردی کی کپ کپی اس پر طاری تھی۔ اس کے کان بج رہے تھے۔ ہر طرف سے اسے شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا جیسے گھر کے در و دیوار نہ ہو، وہ کسی کھلی جگہ پر ہو۔ اسے سمندر کی موجوں کا شور سنائی دے رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے اچانک اب گرمی لگنے لگی۔ اس نے کمبل اتار پھینکا۔ کبھی گرمی پھر کبھی سردی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ مرسا سمجھ چکا تھا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ اسے اب اس بات کا خوف تھا کہ وہ شاید اس نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی مر جائے گا۔ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا تھا مگر لاچاری کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چلتے پھرتے ہوش و حواس میں مرنا چاہتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی پر پڑے باریک پردے کے پار وہ آسمان اور تاروں کو دیکھ سکتا تھا۔ لمبی لمبی گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے کرسی کے بازو کو پکڑے رکھا تاکہ اپنے کانپتے ہوئے جسم پر قابو پا سکے۔ اب شاید مر ہی جائے گا، وہ یہ برابر سوچے جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس بیماری نے اسے کمزور اور بزدل بنا دیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ زندگی کی چاہت سے منہ نہیں موڑنا چاہتا تھا مگر وہ زندگی سے حسد کرنے لگا تھا۔ اسے الجیریا کی وہ شامیں یاد آ رہی تھی جب آسمان کی اونچائیوں پر فیکٹری کے سائرنوں کی آواز چھٹی ہونے پر بلند ہوتی تھی اور لوگ خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے۔ اسے گلے جنگلوں میں گھومتے ہوئے جنگلی پھولوں کی خوشبو یاد آ رہی تھی۔ وہ قدرتی حسن اور اندرونی خوشی کو ترس رہا تھا۔ وہ زندگی کی حقیقتوں سے فرار ہو کر ابدی نیند سو جانا چاہتا تھا۔ اسے اچانک کھڑکی میں زیگریو کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ چہرہ اسے ماضی کی یاد دلا کر خوف زدہ کرے۔ اس پر پھر کھانسی کا دورہ پڑ گیا، سانس گھٹ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، پورا جسم ٹھنڈا گوشت تھا، کمبل کو اپنے گرد لپیٹا گیا۔ تب پھر گرمی نے اسے ستایا۔ سردی گرمی کا یہ کھیل جاری رہا۔ مکمل بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ اس نے دیکھا رات ڈھل رہی تھی، صبح کی آمد تھی۔ سورج کی کرن کے ساتھ اسے اپنی زندگی کی کرن محسوس ہوئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو پوری صبح ہو چکی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ آج غالباً لوسی آئے گی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، منہ بد ذائقہ ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر برنارڈ کو بلا بھیجا۔ وہ فوراً آ گیا۔ ایک مستعد ڈاکٹر کی حیثیت سے اس نے مرسا کا معائنہ کیا۔
तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है मरसा। मरसा खामोश रहा। डॉक्टर ने फ़ौरन 2 इंजेक्शन लगाए। दूसरे इंजेक्शन के लगते ही मरसा फिर से बेहोश हो गया, मगर फिर जल्दी ही इसकी आंखें खुल गईं। बर्नार्ड स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। तुम्हारा दिल डूब रहा है। अगर दोबारा गशीतारी हुई तो शायद फिर तुम होश में ना हो। मरसा ने शदीद गम में आंखें बंद कर ली। उसके होंठ खुश्क और सफ़ेद हो रहे थे। हलक से सीटी की आवाज़ें निकल रही थीं। बर्नार्ड। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का नाम निकला। मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ क्या होता है। तुम समझ रहे हो ना डॉक्टर? हाँ, मुझे तुम्हारी सोच का अंदाज़ा है। ये कहकर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन की दवा की कई शीशियाँ दी और कहा, तुम जब भी कमज़ोरी महसूस करो, एक शीशी खोल कर पी लेना। ये एड्रेलिन है, तुम्हारे लिए तर्याक। वापसी पर डॉक्टर को लूसी रास्ते में मिली। वो हस्बे मामूल पहले की तरह हसीन और दिलकश लग रही थी। क्या पेट्रस बहुत बीमार है? लूसी ने डॉक्टर से सवाल किया। हाँ, डॉक्टर ने मुख्तसर तौर पर कहा। क्या हालत ज्यादा खराब है? नहीं, डॉक्टर ने लूसी को झूठी तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, बेहतर होगा अगर तुम उसे तन्हा रहने दो। लूसी सोचती रह गई, उससे डॉक्टर का क्या मतलब है? मरसा सारा दिन खांसता रहा, घुटन महसूस करता रहा। 2 मरतबा नीम बेहोशी तारी हुई। कुछ होश में आते ही उसने एड्रेलिन पी लिया। लूसी उसके कमरे में आती जाती रही। मरसा को कदरे होश में देखकर वो बिस्तर के करीब आई, मुस्कुराई और मरसा को प्यार किया। मरसा के चेहरे पर जान सी आई। तुम रुक जाओ ना, मरसा ने लूसी से कहा। शाम बर्नार्ड फिर आया, इंजेक्शन दिया और चला गया। आसमान पर सुर्ख बादल मंडरा रहे थे। उसने तकिए पर टेक लगाकर लूसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे बताती थी कि ये सुर्ख बादल दरअसल मरे हुए लोगों की रूहें हैं जो जन्नत की तरफ जा रही हैं। मैं हैरान होता था कि रूहें सुर्ख हैं। मुझे अब पता लगा कि दरअसल ये सुर्ख बादल आने वाले किसी तूफान की पेशेनगोई कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी हैरान हूँ। दिन गुजरा, फिर रात आ गई। अब मरसा को डर लग रहा था कि रात के अंधेरे में उसकी आंखों के सामने खौफनाक, भयानक, मकरूह शक्लें उभरेंगी। इन्हीं में जैगरियो का चेहरा भी होगा। सारे खौफनाक चेहरे एक एक करके गायब हो जाएंगे, मगर जैगरियो का चेहरा मौजूद रहेगा। अभी तक वो अपनी जिंदगी बगैर पीछे मुड़े देख कर गुजार रहा था, मगर अब जैसे जिंदगी थम गई थी। सांस ले रहा था मगर जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी। दिलो दिमाग में जिंदगी की उल्टी फिल्म चल रही थी। गुजरे हुए एक एक लम्हात आंखों के सामने आ रहे थे, जिनसे फरार मुमकिन नहीं थी। जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी। जिंदगी जो इसके लिए अब से पहले शायरी की मानत थी, जिसमें नगमे थी, मगर अब कुछ नहीं बचा सिवाय साफ शफाफ सच्चाई जो शायरी और नगमों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिंदगी में जिन जिन लोगों से वास्ता पड़ा था, वो सब के सब उसके सामने खड़े थे। उसके लिए जिंदगी से जुड़े रहना मौत से बदतर था। वो इसी कशमकश और गो मगो के आलम एक दिन और रात गुजार चुका था। वो बिस्तर पर ही बैठा रहा, लेटकर वो सांस नहीं ले पा रहा था। लूसी भी उसके साथ बैठी रही। दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मरसा उसकी तरफ देखकर सोचता कि इसके चले जाने के बाद जो पहला शख्स उसको अपनी बाहों में लेगा वो कितना भागवान होगा। ये भी नरम पड़कर अपने आप को उसके हवाले कर देगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने मुझे अपने हवाले किया था। और दुनिया जारी रहेगी उसके जिस्म की गर्मी के साथ। फिर कभी कभी वो अपनी गर्दन उठाकर बाहर खिड़की से झांकता। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा जर्द हो रहा था। उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपनी नजरें लूसी की तरफ की और मुस्कुराया। क्या अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? लूसी ने सरगोशी की। सिर्फ हाँ कहकर वो फिर अंधेरों में खो गया। अपनी पूरी ताकत को बुरुए कार लाते हुए उसने शऊरी तौर पर जैकरी को अपने ख्यालात में लाने की कोशिश की।
जैगरियो की मुस्कुराहट ने किस तरह पहली मर्तबा उसके दिल को गुस्सा और नफरत से भर दिया था। अपने ताल्लुकात पर गौर करते हुए मर्सा को जैगरियो पर नफरत, गुस्से के साथ साथ प्यार और तरस भी आ रहा था। अचानक उसे जैगरियो पर उसका एहसान मंदी के हवाले से एक जबरदस्त जज्बा पैदा हुआ। हालांकि मर्सा ने उसको कत्ल किया था, मगर इस कत्ल ने इस जैगरियो के साथ ना खत्म होने वाले ताल्लुक को पैदा कर दिया था। वो बेकाबू आंसू जो उसकी आंखों में जमा होकर बहने को बेकरार थे, इन आंखों में जिंदगी की रमक के साथ उसके मुंह में जिंदगी और मौत का यक बयक जायका पैदा कर रहे थे। जैगरियो ने भी अपनी माजूरी के साथ जिंदा रहते हुए इस तरह जिंदगी और मौत का मजा चखा होगा, जैसा कि मरसा की ख्वाहिश थी कि वो आंख खोले मौत को गले लगाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे जैगरियो की आंखें उस रोज खुली हुई थीं और आंसू बह रहे थे। मगर शायद इस तरह की मौत बुजदिलों की होती है, जिन्होंने जिंदगी से अपना हिस्सा हासिल नहीं किया होता। पेट्रोस मर्सा को किसी ऐसी कमजोरी का डर नहीं था। बुखार की इस शिद्दत में, जबकि उसके जिस्म का खून गर्दश की कमी के बाद जिस्म के हर हिस्से में नहीं पहुंच रहा था, फिर भी वो जहनी तौर पर अपने आप को नातवान समझने को तैयार नहीं था। वो अपनी जिंदगी का रोल अदा कर चुका था और खूब तौर पर अदा कर चुका था। अपने आप को खुश रख चुका था। उसके अपने अंदर का हमजाद उसे झंझोड़ता रहा था, मगर उसने उस पर काबू पा लिया था। इसी सोच विचार में उसके ऊपर से कंबल सिरक गया। लूसी ने उठकर कंबल दुरुस्त करने की कोशिश की। लूसी के लम्स से उस पर कपकपी तारी हो गई। इस लर्ज में वो कांपता रहा, थरथराता रहा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन से, जब जैगरियो के कत्ल के बाद उसे चौराहे में जैगरियो विला के करीब झुकाई थी, आज तक उसके जिस्म ने इस जिम्मेदारी के साथ उसका साथ दिया था। उसके इस खाकी जिस्म ने जिंदगी में मजा पैदा किया था, मगर उसका जिस्म अपनी अलग जिंदगी बसर कर रहा था, मरसा की जात से अलग। इधर कुछ अरसे से इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ता जा रहा था, बिखर रहा था, और अब उसका जिस्म अपना सफर पूरा कर चुका था, मरसा को छोड़ने पर मजबूर था ताकि उसे मुक्ति हासिल हो जाए। फिर लूसी के लम्स ने उसके जिस्म में जो एक कपकपी पैदा की थी, वो जाहिर करती थी कि मरसा और उसके जिस्म में अभी ताल्लुक कायम है। वो ताल्लुक जिससे मरसा और उसके जिस्म को कितनी खुशियां दी थी। बस यही सोचकर मरसा ने इस थरथराने का मजा लिया। उसे होश में रहना चाहिए, बगैर फरेब खाए, बगैर बुजदिल बने मौत का सामना रूबरू, जिस्म को काबू में रखते हुए मौत, मगर खुली हुई आंखों के साथ। एक मर्द का यही काम है। मरसा अपनी जिंदगी का आखिरी पत्ता बहुत खुश दिली से खेलना चाहता था, हालांकि उसे पता था कि अब उसके पास कोई भी हुक्म का पत्ता नहीं जो उसे शिकस्त से बचा सके। वो जिंदगी का खेल हार रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो सांस के लिए मुंह खोलकर लंबी लंबी सांस भर रहा था। उसके कमजोर फेफड़े जवाब दे रहे थे। मौत की सीटी बज रही थी। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और उनमें कोई हिस बाकी नहीं थी। नई सुबह तुलू हो रही थी। ठंडक थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं। सूरज जल्द ही बुलंदी पर आ गया। उफ़क़ से ऊपर सूरज की सुनहरी चमक फैली हुई थी। आसमान और समंदर के दरमियान रोशनियों का खेल जारी था। खुली खिड़की से समंदर की नमकीन मरबूत हवा अंदर आ रही थी। दोपहर तक हवा का जोर कुछ कम हो गया। दिन पूरी आबोताब से चमक रहा था। समंदर के पानी पर सूरज की तेज रोशनी कुंदन की मानद चमक रही थी। फिजा में एक मखसूस खुशबू फैली हुई थी। मरसा के जिस्म में अभी भी जिंदगी की रमक बाकी थी। इस सहर अंगेज माहौल से उसकी डूबती आंखें नम हो गईं। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पर बैठा है। लूसी का चेहरा उसके करीब था।
آہستہ مگر واضح طور پر اسے لگا جیسے کوئی وزندار شے مانند پتھر کے اس کے پیٹ سے ابھر کر اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے لوسی کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنے آپ کو بستر پر گرا لیا۔ اسے اپنا وجود اوپر کی جانب اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے لوسی کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھے اور اس کے پیچھے دنیا کی ہنسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آنکھیں پتھرا گئیں۔ پیٹرس مرساں کی ان پتھر کی آنکھوں میں موت میں خوشی کی چمک تھی۔